नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है हाउ टू बिकम स्टेनोग्राफर। कि वो कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में जाननी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ और किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सारे पर्क्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएँगी जिससे कि आप आने वाले टाइम में अगर आपका सपना है स्टेनोग्राफर बनने का तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। आज की इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे कि शॉर्टहैंड क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है, व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ एंड एग्ज़ाम पैटर्न ये क्या होता है, आपको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, कितनी बार आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, सैलरी क्या होती है, हाउ टू प्रिपेयर किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। एज लिमिट क्या होती है? वैकेंसी कौन-कौन से डिपार्टमेंट में आती है और किस तरीके से वैकेंसी रिलीज़ होती है? इनका काम क्या होता है? स्किल टेस्ट कैसे दिया जाता है? इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आप स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी मिलने वाली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शॉर्टहैंड होता क्या है? कि कई स्टूडेंट्स का ड्रीम है भाई स्टेनोग्राफर की जॉब में एज़ ए स्टेनोग्राफर मुझे सेलेक्ट होना है। होती क्या है शॉर्टहैंड जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देखेंगे या फिर शॉर्टहैंड की तैयारी करने का सोच रहे हैं। ये एक मेथड होता है जिसमें कि आप किसी भी एक लैंग्वेज को बहुत स्पीड से लिखने की कोशिश करते हैं और उनको लिख पाते हैं। अ मेथड ऑफ राइटिंग क्विकली दैट यूजेस साइंस और शॉर्ट फॉर्म्स। बेसिकली होता क्या है देखिए शब्दों के ना कोड होते हैं ये। शब्दों के कोड होते हैं, आप चाहे इंग्लिश कह लो या हिंदी कह लो। जनरली तो इंग्लिश और हिंदी में ही सीखते हैं लोग, पर लेकिन जो कुछ ऐसी रीजनल लैंग्वेज भी हैं, जिनके अंदर शॉर्टहैंड को सीखा जाता है। अब इन रीजनल लैंग्वेज से देखिए हिंदी और इंग्लिश की तो वैकेंसी सभी डिपार्टमेंट में कॉमन निकलती है, पर लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस की जो वैकेंसी है ना, इन्हीं रीजनल डिपार्टमेंट्स में भी निकलती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या फिर दूसरे बड़े डिपार्टमेंट्स में ही सेलेक्ट हो सकते हैं, जहाँ आप किसी डिस्ट्रिक्ट किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उस रीजन के रीजनल डिपार्टमेंट में भी जो है वैकेंसी निकलती है, आप उसमें सीख के भी शॉर्टहैंड में अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। शॉर्टहैंड सीखने के साथ-साथ आपको टाइपिंग सीखनी मैंडेटरी होती है, टाइपिंग सीखेंगे जब आप उसी लैंग्वेज में आपको टाइपिंग सीखनी होती है, जिस लैंग्वेज में आपने शॉर्टहैंड सीखी होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज हो, ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी बहुत ही आसान सी है, 12th पास होना चाहिए आपको, बस। उसके बाद आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, सिर्फ आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना 12th के और 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपको प्रोवाइड करवाने होते हैं डिपार्टमेंट को, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ तो 12th का मैंने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्ज़ाम होते हैं, जिनके अंदर आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत माँग होती है। जो उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है, वो ग्रेजुएशन भी होती है। लेकिन कुछ ही ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, जनरली जो मतलब मेजर उसमें देखें, तो आप 12th के बाद स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए कौन-कौन से डिपार्टमेंट में इनके या फिर कौन-कौन से बोर्ड इनके एग्ज़ाम लेता है। एसएससी का नाम आपने सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डीएसएसबी और अदर डिपार्टमेंट्स लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पर इन सभी डिपार्टमेंट्स में इनकी वैकेंसी निकलती है। आगे देखेंगे कि किस तरीके से इनकी वैकेंसी निकलती है और कैसे इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा स्टेनोग्राफी क्या होती है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है? अब आगे हम देखेंगे इनकी क्वालिफ़िकेशन के बाद कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट बताए ना, एसएससी, डीएसएसबी, अदर डिपार्टमेंट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा ईयरली जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालती है वो एसएससी है। एसएससी में हर साल स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम निकलता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ पब्लिश होती हैं। सारे डिपार्टमेंट निकालते हैं, अलग-अलग निकालते हैं, पर लेकिन एसएससी एक ऐसा बोर्ड है जो हर साल स्टेनोग्राफर की भर्ती लेता है, एनुअल इनका एग्ज़ाम होता है। अब इस एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। देखिए, जो मोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं एवरी ईयर वो कौन प्रोड्यूस करता है? स्टेनोग्राफर्स की एसएससी।
इसमें आपका 4 लेवल की जो होती है रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है? कैसे होती है, एग्ज़ाम क्या होता है, ये सब मैं आगे बताऊँगा आपको वीडियो में। पर लेकिन 3 लेवल पे होती हैं, लेवल 4, लेवल 6 और लेवल 7। लेवल 4 मीन्स 2400 ग्रेड पे, जिसमें कि आपका ग्रेड डी का सिलेक्शन होता है। लेवल 6 4200 ग्रेड पे, लेवल 7 4600 ग्रेड पे। इन पोस्ट को कहते हैं ग्रेड सी। देखिए ग्रुप डी और ग्रेड डी में डिफरेंस है, ठीक है? ग्रुप डी तो आपकी जो है वो इनसे थोड़ी नीचे के लेवल की जॉब होती है, लेवल 4 से नीचे की होती है। ग्रेड डी आपको 2400 पे मिलेगा, 4600 और 4200 पे आपको मिलता है ग्रेड सी, ठीक है? एज लिमिट क्या होती है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए? ग्रेड डी के लिए आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 18 से लेके 27 साल, और ग्रेड सी के लिए क्या एज है आपकी? 18 से लेके 30 साल। ये जनरल कैंडिडेट्स की एज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और अटेम्प्ट्स की अगर बात करें कि आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, इसके लिए आप जब तक आपकी एज लिमिट पार नहीं होती, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। 18 से लेके 30 साल तक और 18 से लेके 27 साल की उम्र तक। बाकी और कैटेगरीज के लिए भी क्या है, एज का क्राइटेरिया, वो आगे देखते हैं। देखिए ये है बाकी कैटेगरीज के लिए एज का क्राइटेरिया, 18 प्लस 27। इसके बाद 5 साल एससी एसटीज के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 10 साल, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 13 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। ये है पूरा क्राइटेरिया, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको कितने साल का रिजर्वेशन मिलता है एज के उसमें देखें तो, है ना? जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला देखिए, परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर अपर एज लिमिट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ओनली। जब आप ग्रुप सी की ग्रेड डी और ग्रेड सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रेड सी की पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली, तब आपको कितना रिजर्वेशन मिलता है, ये सारा का सारा इस वीडियो में बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, है ना, एस सी एस टीज के हो गए, विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट री मैरिड, ये सारे के सारे रिजर्वेशन के क्राइटेरिया हैं। इन इन कैटेगरीज में आपको रिजर्वेशन मिलता है जब आप स्टेनोग्राफर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं एसएससी के थ्रू, ठीक है? ये पर्टिकुलरली एसएससी का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एसएससी ही एक ऐसा बोर्ड है जो हर साल स्टेनोग्राफर की भर्ती निकालता है और काफी ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली बाकी डिपार्टमेंट्स के। तो एसएससी, जब मैंने जैसे पीछे बताया आपको, एसएससी, डीएसएसबी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदर डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी में इनकी वैकेंसीज निकलती हैं। पर लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में, जो एसएससी हर साल रिक्रूटमेंट निकालता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये जितने भी डिपार्टमेंट है ना, देखो ये जितने भी डिपार्टमेंट है, इन सब के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन जो है, सबसे ज्यादा मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकलती हैं, वो एसएससी के थ्रू निकलती है एवरी ईयर, ठीक है? अब कौन-कौन सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती हैं इनकी, देखिए हर साल ग्रेड सी की वैकेंसी जो कि मैंने आपको बताई थी, लेवल कौन सी? लेवल 6 और लेवल 7 की, ठीक है? 8 से 10 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में हर साल इनकी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है? ग्रेड डी की अगर मैं बात करूं तो 35 से 40 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है? अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ निकली थी। अभी 2025 का नोटिफ़िकेशन भी निकलने वाला है। मे बी शायद जून-जुलाई में नोटिफ़िकेशन आउट हो जाएगा। तो हमें उसका भी पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज़ इस साल आने वाली हैं। ठीक है? और इसके लिए एग्ज़ाम फ़ीस की अगर बात करें तो एग्ज़ाम फ़ीस होती है इसकी ₹100 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, एससी, एसटी एंड वुमेन के लिए चार्जेस नहीं होते। ठीक, एग्जाम फीस हो गई आपकी। देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जाम किस तरीके से होता है। यहाँ तक हमने सारा देख लिया कि भाई इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलती हैं, इतनी एसएससी निकालती है। एग्जाम होता कैसे है? बेसिकली दो पार्ट के अंदर एग्जाम होता है आपका, रिटन और स्किल टेस्ट। ठीक है, रिटन बेसिकली क्या होता है, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहते हैं। इसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी इनका कॉमन टेस्ट होता है, एक ही एग्जाम होता है दोनों पोस्ट के लिए। ठीक है, आपकी अलग अलग मेरिट बनती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो ग्रेड सी क्वालीफाई करते हैं, और जिनके कम मार्क्स होते हैं थोड़े, वो ग्रेड डी क्वालीफाई करते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है आपका, जिसमें कि आपकी रीजनिंग रहती है 50 नंबर की, राइट? आपकी जीके रहती है 50 नंबर की, और 100 नंबर की आपकी इंग्लिश रहती है। टोटल हो गए 200 मार्क्स आपके। इन 200 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे में आपको ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी 0.25 की। 0.25 में नेगेटिव मार्किंग का मतलब है जब आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो आपका 1 नंबर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है? ये हो गई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, राइट?
अब बात करते हैं, ये हमने जो बात की ये है रिटन एग्जामिनेशन की। अब दूसरी स्टेज जो है इसकी, वो है क्या? स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए आपको ग्रेड डी और ग्रेड डी, जो स्किल टेस्ट होता है ये दो पार्ट में होता है, वन फॉर ग्रेड डी एंड अनदर वन इज फॉर ग्रेड सी। दो स्किल टेस्ट होते हैं अलग अलग, रिटन एक ही होगा लेकिन स्किल टेस्ट होंगे दो। ठीक है। ग्रेड डी का जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको 800 वर्ड की एक डिक्टेशन बोली जाएगी। इस 800 वर्ड की डिक्टेशन में 10 मिनट की आपको जो है डिक्टेशन बोली जाएगी। 10 मिनट के अंदर ये 800 वर्ड कवर किए जाएंगे आपको, जो कि एक्चुअल स्पीड बनती है 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन। इससे पहले आपको एक एक मिनट के दो ट्रायल भी दिए जाते हैं। ये डिक्टेशन लेने के बाद आपको फिर 10 मिनट का टाइम दिया जाता है उस डिक्टेशन को रीड करने के लिए। उस डिक्टेशन को आप सेल्फ रीड करिए। सेल्फ रीड करने के बाद आपको 50 मिनट का टाइम मिलता है। मैं जो आपने यहाँ पे 800 वर्ड की डिक्टेशन ली है 10 मिनट में, 80 वर्ड्स पर मिनट पे 50 मिनट आपको मिलते हैं फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स, इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। ठीक है। वहीं आपको 65 मिनट्स मिलते हैं जो हिंदी स्टेनोग्राफी जो स्टूडेंट्स करते हैं, आपको 65 मिनट्स मिलते हैं इस मैटर को ट्रांसक्राइब करने के लिए। मतलब इन 800 वर्ड को आपको टाइप करना है। ठीक है, 50 मिनट में और 65 मिनट में। ठीक है जी। इसके बाद आता है इसको क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया, जो कि है आपकी 7% मिस्टेक्स। मतलब 800 वर्ड के अंदर अगर आप 56 मिस्टेक लाते हो जनरल कैटेगरी से, ठीक है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है वहां से आप 80 मिस्टेक लेकर आते हो, तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। स्किल टेस्ट जो है आपका वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। ठीक है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है आपका। ये मिस्टेक्स आपको लानी होती है, जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है ना, वो रिटर्न के जो आपके एग्जाम में नंबर होते हैं उसके उन नंबर्स के अकॉर्डिंग बनती है। शॉर्ट एंड जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो आपको 56 मिस्टेक लानी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स 800 वर्ड के अंदर, और SC ST और जो कैंडिडेट्स हैं और जिनको भी रिजर्व्ड परमिसिबल है उनको 80 मिस्टेक्स लेकर आनी है इन 800 वर्ड के अंदर। इसी तरीके से ग्रेड सी का भी एग्जाम होता है। यहाँ पे आपको 1000 वर्ड की एक डिक्टेशन दी जाती है। डिक्टेशन आपको 10 मिनट की दी जाएगी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर। ठीक है। 10 मिनट की डिक्टेशन आपकी 100 WPM की स्पीड पर दी जाएगी आपको, जिसमें कि आपको 10 मिनट का रीडिंग का टाइम मिलेगा। और आपको 55 मिनट मिलेंगे अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से हैं इसको इन 1000 वर्ड को टाइप करने के लिए। आपको 40 मिनट मिलेंगे अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी से हैं इस मैटर को टाइप करने के लिए। ये इंग्लिश में कौन करेगा या हिंदी में कौन करेगा? जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारी डिटेल आपसे उस टाइम पे ले ली जाती है, कि आप जो है स्किल टेस्ट के लिए जब आप रिक्रूटमेंट निकलती है और फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आपसे ये ऑप्शन पूछा जाता है कि आप जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे। तो जो हिंदी के स्टेनोग्राफर्स हैं वो हिंदी ऑप्ट करते हैं, जो इंग्लिश वाले स्टेनोग्राफर है वो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। इसी तरीके से इनका क्राइटेरिया सेट होता है। और मिस्टेक्स की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो 5% मिस्टेक अलाउड होती है आपको जनरल कैटेगरीज को, और 7% जो मिस्टेक्स हैं आपकी जो है रिजर्व कैटेगरीज को परमिसिबल होती हैं। ठीक है। ये 800 वर्ड की डिक्टेशन, 10 मिनट की डिक्टेशन, और फिर रीडिंग टाइम, फिर ट्रांसक्राइब टाइम, ये सारी चीजें हैं जो जब आप शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन करते हो दूसरी स्टेज की, CBT और शॉर्ट हैंड इंटीग्रेटेड तैयारी होती है वैसे तो, लेकिन आप जब ये सारी चीजें तैयार करेंगे तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। अंडर प्रॉपर सुपरविजन आप जब इन चीजों की तैयारी करेंगे तभी आपकी एक्यूरेट तैयारी हो पाएगी। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं कि सर मुझे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मेरी शॉर्ट हैंड इंप्रूव नहीं हो रही है बिल्कुल भी, क्या करें, क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं मेरे, मुझे पता नहीं चल रहे हैं। इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों की इतनी सारी क्वेरीज आने के बाद और स्टूडेंट्स की ही डिमांड पे हमने आप लोगों के लिए टारगेट 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आप अपनी स्टेनोग्राफी की स्पीड को आगे बढ़ाएं, तो टारगेट 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, sscbooster.com वेबसाइट, या फिर एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टारगेट 2.0 बैच को एनरोल कर सकते हो। अगर आप देखिए अभी इस टारगेट 2.0 बैच को एनरोल करते हो ना, तो जो 2025 का स्किल टेस्ट होगा, ये 2025 का स्किल टेस्ट आप इजीली क्वालिफाई करोगे 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर। मैं शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। ये शॉर्ट हैंड की स्पीड आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। किया है बच्चों ने, आप भी करेंगे। बस आपको करना क्या होता है, पर लेकिन कंडीशन ये है कि आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी। अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये हमारी गारंटी है कि आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जरूर बनेगी आपके स्किल टेस्ट से पहले। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं
ये हो गया आपका स्किल टेस्ट, समझा दिया मैंने आपको। स्किल टेस्ट के बाद अब एक और सवाल आता है, सर इस पोस्ट की हम तैयारी तो कर रहे हैं पर लेकिन इनका काम क्या होता है ना? तो जितने भी आपके ग्रुप ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी आपके जो ब्यूरोक्रेट्स यूपीएससी से सेलेक्ट होके आते हैं, उनको एक फैसिलिटी मिलती है पीए की, पर्सनल असिस्टेंट की, ठीक है? इसी पीए के रूप में हम काम करते हैं। स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, ये सारे अलग-अलग पोस्ट के नाम हैं, जो स्टेनोग्राफर की लाइन में आने के बाद हमारे समय-समय पर प्रमोशन होते हैं, तो इस पोस्ट का नाम चेंज होता रहता है। सबसे पहले हम सेलेक्ट होते हैं एज़ ए स्टेनो, उसके बाद हम बनते हैं पर्सनल असिस्टेंट, फिर पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है? फिर सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी, इस तरीके से हमारे प्रमोशन आगे चलते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, इन जो जिस भी ग्रुप ऑफिसर के साथ हम अटैच होंगे, हमें ये सब काम करने होते हैं। मीटिंग, उनके लिए मीटिंग्स अरेंज करना, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना उनके लिए, टूर अरेंज करना, जो ऑफिशियल उनके टूर होते हैं उनको अरेंज करना, ठीक है? वो हमें डिक्टेशन देंगे, सेक्रेटेरिएट वर्क के लिए डिक्टेशन देंगे, उस डिक्टेशन को लेना, उनको उसको ट्रांसक्राइब करना, टाइपिंग करना, ठीक है? और भी बहुत सारे सेक्रेटेरिएट के जो वर्क होते हैं, सेक्रेटेरिएट रिलेटेड वर्क, वो सारे काम जो है एक पर्सनल असिस्टेंट जो है वो करता है। ओके? इनके लिए इनको 2 ग्रुप डी भी दिए जाते हैं, 2 या 1 ग्रुप डी दिए जाएँगे। वो डिपेंड करता है कि आप ग्रुप डी मीन्स जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, एमटीएस, ठीक है? तो ग्रुप ऑफिसर के लिए कौन है? उनके पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनो, और स्टेनो के लिए कौन होते हैं? उनके मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है उनका, 1 या 2 होते हैं आपके साथ। ये डिपेंड करता है कि आप कितने, अगर आप ज़्यादा सीनियर बॉस के साथ हैं, तो आपको 2 या 3 एमटीएस होते हैं, जो सेक्रेटेरिएट का वर्क मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। मतलब बेसिकली वो आपके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं बॉस के साथ-साथ, ठीक है? आपका क्या काम होता है? आपका काम होता है सेक्रेटेरिएट के अंदर होने वाले काम का ध्यान रखना, उसको सुपरवाइज़ करना। ठीक है? और इस काम को सुपरवाइज़ करने के लिए आपको जो है सुपरवाइज़ करने के इस इसमें आपकी हेल्प करने के लिए आपको एमटीएस दिए जाते हैं। डिपेंड करता है आप अगर ज़्यादा सीनियर ऑफ़िसर के साथ है तो 2 या 3 एमटीएस आपके साथ होंगे, अदरवाइज़ 1 या 2 एमटीएस आपको दिया जाता है। ठीक है? तो ये आप इनको बताएँगे कि क्या काम करना है। बॉस आपको बताते हैं और आप इनको बताते हैं। ठीक? क्योंकि आपका काम है वहाँ चेयर पर रहना, सिटिंग अपनी प्रॉपर सिटिंग देना, उसके बाद जो भी अदर काम है, वो आप इनको आगे डेलीगेट करते हैं, फिर ये काम कर देते हैं। ठीक है? इस तरीके से काम चलता है सेक्रेटेरिएट का, और ये सारा काम होता है हमारी स्टेनोग्राफर पोस्ट का, जब आप स्टेनोग्राफर बन जाते हैं तो। इसके बाद देखिए बात करते हैं सैलरी की। सैलरी भाई, मेन कंपोनेंट तो सैलरी है ना हमारा। सैलरी तो पता होगा कि हमें पैसे कितने मिलेंगे ये जॉब करने के लिए। तो देखिए मैंने ना यहाँ आपको एक एक एस्टीमेट बताया है यहाँ पर, ठीक है? ग्रेड डी में जब आप सेलेक्ट होते हैं तो लेवल 4 की आपको नौकरी मिलेगी। लेवल 4 पे आप जॉइन करेंगे जिसका ग्रेड पे होगा 2400। ठीक है? इस इनकी ग्रॉस सैलरी क्या होगी, 52,000 से लेके 55,000। ये मैं ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है? ग्रॉस सैलरी वो होती है जो आपकी सैलरी डिपार्टमेंट से बनी है। नेट सैलरी वो होती है जो आपको आपके हाथ में मिलती है या जो आपके बैंक अकाउंट में आती है। ठीक है? अब आपकी जो ग्रॉस सैलरी है 52 से 55,000, ये मैंने यहाँ पर 52 से 55,000 क्यों लिखी है? क्योंकि ये ना वेरी करती है, टाइम-टाइम पर आपका डीए भी बढ़ता रहता है ना? डीए बढ़ता है आपका, आपका इंक्रीमेंट लगते हैं, और अलग-अलग सिटीज़ में डीए का परसेंटेज अलग-अलग होता है। जैसे कुछ सिटीज़ में 30% है, कहीं पर 28 है, ठीक है? तो ये एक सेट नंबर बताया गया है कि एक अंदाज़न इतनी सैलरी आपकी होती है 52 से लेके 55,000। इस 52 से लेके 55,000 में से 10% आपका एनपीएस कटता है। वो 10% एनपीएस कटने के बाद जो एक अमाउंट होता है, जो भी आपकी 52,000 या 55,000 सैलरी बनेगी, उसमें से 10% आपका एनपीएस कट जाएगा। एनपीएस कटने के बाद जो अमाउंट बचेगा, वो आता है आपके बैंक अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं नेट सैलरी। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला अमाउंट लिखा है कि आप कैलकुलेट कर लो कि इसका 10% करने के बाद हमें कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है? अब ग्रेड सी की बात करें अगर, तो ग्रेड सी में 2 मैंने आपको बताया था, लेवल 6 और लेवल 7। लेवल 6 जो है 4200 पे होता है, जिसकी ग्रॉस सैलरी 71,000 से 72,000 के बीच में होती है। उस 10% इसका भी एनपीएस काट लो, सेम जैसे हुआ था। 10% एनपीएस काटने के बाद हमारे अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो हमारी नेट सैलरी होगी। इसी तरीके से लेवल 7 की होती है 4600 ग्रेड पे की जॉब। ग्रॉस सैलरी इनकी 86,000 से 89,000 के बीच में होगी, और 10% जो है इनका एनपीएस कट के इनकी जो नेट सैलरी है वो इनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और हाँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी जो ये सैलरी मैं बता रहा हूँ ना, ये है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग।
आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि 8 पे कमीशन अब अप्रूव हो चुका है और अगले साल 2026 से 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो ये जो मैं सैलरी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बढ़ने वाली है। ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। अगले साल जो स्टूडेंट मतलब 2025 में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे 25 के सीबीटी की तैयारी करके, स्किल क्वालीफाई करके जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, तो उनके लिए तो और ज़्यादा बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी उनको। ठीक है? ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, राइट? तो ये एक बहुत अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए कि सैलरी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऑलरेडी है ही ठीक-ठाक पर लेकिन और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा ये जो सैलरी मैंने यहाँ पर बताई है ना ये वैरी करती है अलग-अलग। जिस स्टेट के अंदर आपका डीए कम होगा, एचआरए कम होगा, ये अलाउंसेस होते हैं सारे। ठीक है? ये सब चीज़ें कम होंगी तो वहाँ पर आपकी सैलरी कम रहती है। जहाँ पर डीए, एचआरए और डीए होगा, एचआरए ज़्यादा होगा आप सॉरी एचआरए कम ज़्यादा होता है, डीए तो कॉमन होता है सबका 1% एचआरए जिस स्टेट का ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ी सैलरी ज़्यादा बनेगी। जो मैंने आपको बताए सारे हाई एचआरए वाले स्टेट्स बताए हैं। 30% एचआरए वाले स्टेट बताए हैं। जो कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पर एचआरए कम होगा, 27% होगा या उससे ज़्यादा कम होगा, तो ये सैलरी जो नंबर जो है ये थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है? चलिए जी, ये थी सारी कहानी एक स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की कि उनकी क्या सैलरी होती है, क्या उनका काम होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, कितने पार्ट में होता है, क्या रिज़र्वेशन है, कौन-कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है, कौन-कौन इसकी तैयारी कर सकता है 12th पास स्टूडेंट्स, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम निकलते हैं जो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं। होती क्या है स्टेनोग्राफी ये सारा हमने आपको इस वीडियो में बताया। अब ये सारी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लेने के बाद अब एक सवाल आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि आपने बता तो दिया लेकिन इसको तैयार कैसे करेंगे? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होगी जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँगे? टारगेट बैच तो मैंने आपको बता दिया। है ना? टारगेट बेस तो मैंने आपको बता दी कि आप इससे आपकी शॉर्ट हैंड तैयार हो जाएगी, 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अचीव कर लोगे और यहाँ पर ये जो सैलरी है, ये एक बड़ा-सा जो आपको अमाउंट दिख रहा है, इस अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो हर महीने। बस थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत है, 1 साल की मेहनत है और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होगा। ये नेट अमाउंट हर महीने, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में हो सकता है अगर आप 1 साल ठीक से मेहनत कर लो तो। ठीक है? और ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि 8 पे कमीशन आने वाला है 2026 में। इमेजिन करिए अब आपकी सैलरी कितनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने एक मैसेज आपको मिला करेगा कि सैलरी क्रेडिट का, वो एक अलग खुशी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप अचीव कैसे कर सकते हो आप? इसके लिए चाहिए होगी आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लान कि जिससे आप पढ़ के सीबीटी में अच्छा स्कोर कर सकें, 200 में से ज़्यादा नंबर ला सकें और 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव कर सकें, है ना? इसी के लिए हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने फुल 5 महीने की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस की है। आपके रिटर्न के लिए कि किस तरीके से आप अपने सीबीटी को तैयार करेंगे और शॉर्ट हैंड के लिए मैंने आपको बताया ही है। टारगेट बैच हमने लॉन्च कर दिया है, इसमें एनरोल होके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब भी स्किल टेस्ट देने जाओगे तो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तुम्हारे हाथ में ईज़िली होगी। ईज़िली लिख पाओगे बहुत। और स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है एसएससी बूस्टर के साथ तैयारी करने के बाद, ये हमारे यूट्यूब्स पे आप कमेंट देख सकते हैं जो हमारे प्रीवियस बैच के बच्चे थे, टारगेट 1 बैच के जो बच्चे थे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएँगे आपको ज़रूर और बता भी रखा है उन्होंने काफ़ी जगह कि उनका स्किल टेस्ट कैसा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से आपका भी स्किल टेस्ट ऐसा हो जैसा वो बच्चे कर कर आए हैं, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। और सीबीटी की तैयारी के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किन-किन एक्यूरेट पॉइंट्स को फॉलो करना है तैयारी करने के लिए, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और काफ़ी सारे डाउट्स और जो बातें आपको नहीं पता होंगी इस पोस्ट के बारे में या इस एग्ज़ाम के बारे में वो इस वीडियो में आपको पता लगी होंगी। आपके कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने की और नेक्स्ट वीडियो उन पर बनाने की। और आप कौन-सी वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो चैनल के ऊपर, वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।